बात करते हैं कि बदल गए नए कानून संहिताओं के नाम क्या हैं, तो चलिए हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले इंडियन पेनल कोड आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस हो गया है। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी सीआरपीसी जो है अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस हो गया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए हो गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में भी बदलाव किए गए हैं और आपको बता दें कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी को बदलकर अब बीएनएस कर दिया गया है और बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अब इसी के साथ बता देते हैं कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या अहम बदलाव किए गए। तो भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो वीडियो के जरिए साक्ष्य जुटाने को अहमियत दी गई है और इसी के साथ भी किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था है और कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने के 0 एफआईआर दर्ज कर सकेगा। तो इसी के साथ इसे 15 दिन के अंदर जहां अपराध हुआ है उस क्षेत्र में भेजना होगा और एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना भी जरूरी होगा। तो ये आप ग्राफिक्स के जरिए समझते जाइए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो चार्जशीट दाखिल होने के बाद से 60 दिन के अंदर अदालत को आरोप भी तय करने होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, रात 12 बजे से देश में 3 आपराधिक कानून लागू होंगे। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू हो जाएंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया। विष्णुदेव साय का कहना है कि 1 जुलाई का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और आज से देश में 3 नए कानून लागू किए जा रहे हैं। से पूरे देश में 3 नवीन आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। 150 वर्ष पुराना जो अंग्रेजों के द्वारा आपराधिक कानून लागू किए गए थे उसमें बदलाव लाके ये नया कानून लागू हो रहा है। एक तो भारतीय न्याय संहिता, एक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून लाया गया है। और हमारे प्रावधानों के अनुरूप, हमारे मान्यताओं के अनुरूप जो प्रावधान होने चाहिए वो तीनों कानून आज से लागू हो रहे हैं। आज रात 12 बजे से लागू हो चुके हैं और अब जो एफआईआर होंगे वो नए धाराओं के अंतर्गत होंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि इसमें मैं आपको एक ही बिंदु कहना चाहूँगा कि पहले राजद्रोह हुआ करता था, राजा को गाली देने से धाराएं लगती थीं गैर जमानती। अब राजद्रोह समाप्त हो गया है, अब राष्ट्रद्रोह है। अगर किसी ने देश को गाली दी या देश की संपत्ति का नुकसान किया तो बड़ी धाराएं लगेंगी। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सौरभ मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही आशीष बिलासपुर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। आज से नए कानून लागू हुए हैं और अब अमित शाह का बयान भी सामने आया है कि जो भी पीड़िता होंगी उनके ई बयान भी दर्ज किए जाएंगे। साथ ही आपने देखा विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। तो क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है, क्या कुछ पहल चहल आपको दिखाई दे रही है? जी राधा, यहाँ आज़ादी के पहले से जो कानून चले आ रहे थे अब उसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता लागू कर दिया गया है। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। इससे बहुत सारे बदलाव होंगे, जैसे कि आईपीसी में पहले 511 धाराएं हुआ करती थी, अब इसमें 358 धाराएं हो गई है और उनके क्रम भी बदल दिए गए हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे और इससे कौन कौन सी चीज़ें में सुविधाएँ होंगी, इसको जानने के लिए हमारे साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले सर हैं। आइए हम इनसे जानते हैं। सर, इसके क्या क्या फ़र्क पड़ेंगे और क्या बदलाव आएंगे, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे कि ज्ञात है कि जो पूर्व की जो न्यायिक प्रणाली है उसमें जो 3 मुख्य दांडिक प्रावधान थे, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, जो 1860 और 1898
और 1872 में ये तब से लागू हैं। ये अंग्रेज़ों ने अपने सुविधानुसार, अपनी आवश्यकतानुसार उन्होंने बनाई थी कि भारत में किस प्रकार से शासन करें। तब से ये प्रावधान चलते आ रहे हैं, ये धाराएं चलते आ रही हैं। इसमें संशोधन किया गया है, जो आवश्यक नहीं थे उनको कम किया गया है। जैसे 511 धाराएं आईपीसी की थी, उसको 358 किया गया है। वैसे ही सीआरपीसी में धाराएं बढ़ी है, वैसे ही एविडेंस एक्ट में धाराएं बढ़ी हैं। तो निश्चित रूप से प्रक्रिया और भी बढ़ी हैं कि प्रक्रियाओं में, जैसे आज हम इलेक्ट्रॉनिक ज़माने में जी रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ आ चुकी हैं और सब चीज़ ऑनलाइन है, लोग ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ऑनलाइन होने के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग, साक्ष्य के रूप में उसको ग्रहण, कोई भी गवाह है उसका न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक निश्चित जगह पे उसको उपस्थित होना पड़ेगा जहां वो है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो अवेलेबल हो सकते हैं। वैसे कोई डॉक्टर जिसको बयान देना है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को सीआरपीसी में जोड़ा गया है। आईपीसी में जो काम के नहीं थे, जो अंग्रेज़ों के हिसाब से बनाए गए थे, उसको कम किया गया है। वैसे ही एविडेंस एक्ट में बहुत सारी नई चीज़ें जोड़ी गई है जो वर्तमान आवश्यकतानुसार थी। तो निश्चित रूप से कानून में संशोधन हुआ है और परिवर्तन हुआ है और आधुनिक तकनीकी चीज़ें आई हैं। इसमें जो सभी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है ताकि सबको पता चले कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। साथ ही जवाबदेह बनाया गया है, जिसमें पुलिस को भी जवाबदेह बनाया गया है, न्यायालय को जवाबदेह बनाया गया है, प्रशासन को जवाबदेह बनाया गया है। तो सभी जो इकाइयां हैं जो न्यायिक तंत्र में संलग्न हैं, अभियोजन को जवाबदेह बनाया गया है। तो निश्चित रूप से जवाबदेही बढ़ेगी। पारदर्शी होने से लोगों में न्याय के प्रति विश्वास जगेगा। साथ ही इसको टाइम बाउंड भी किया गया है ताकि निश्चित समय में न्याय मिल सके, और कोई भी प्रक्रिया के लिए भी एक टाइम निर्धारित किया गया है जिसमें कर सकते हैं। तो इस निश्चित रूप से इससे न्याय मिलने में लोगों को सुविधा होगी और इससे फर्क पड़ेगा। जी राधा, तो सर ने बताया कि निश्चित रूप से लोगों को न्याय मिलने में इससे सुविधाएं होगी और कानूनी प्रक्रिया और ज़्यादा आसान होगी। ठीक है सौरभ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही मेरे साथ आशीष भी जुड़ चुके हैं। आशीष का रुख करते हैं। आशीष, आज छत्तीसगढ़ के सभी थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? फिलहाल आपके पास क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? जी राधा, बिलासपुर में सिविल लाइन है, सबसे बड़ा थाना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरी तरह सजा हुआ है, सेल्फी जोन बना हुआ है। और आज जो नए कानून लागू हो रहे हैं, एक लाइन में मैं बताता हूं कि दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर, जो बिलासपुर में इस बात का प्रचार बड़ी तेजी से किया जा रहा है। यहाँ के एसपी है रजनेश सिंह, एडिशनल एसपी अर्चना झा और एडिशनल एसपी उमेश कश्यप। इनके निर्देशों पर देखिए कितना बेहतर किया गया है थानों में कि आज कम से कम जो लोग आए वो जानकार बन सके जो है नए कानून को लेकर, जो नई प्रक्रिया है उसको लेकर। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, बड़ा ही आसान कर दिया है अब जो है कि पहले कई बार पुलिस पर कई तरह के आरोप भी लगते थे। जब एफआईआर होती थी और एफआईआर से अदालत तक मामला जाता था, ट्रायल चलता था, ट्रायल के बाद सजा होती थी। तो इन नए प्रावधानों के, नए कानूनों के जुड़ने से कम एक सरलीकरण हुआ है। जो टेक्नोलॉजी है नई तरह की हमारे देश में, उसका इस्तेमाल जो है एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक हर चीज़ों में करने का निर्देश है और कई इसमें तमाम बातें हैं। तो कुल मिलाकर राधा, एक लाइन में समझा जा सकता है कि नागरिकताओं को उनका हक देने के लिए, उनके संविधान में जो चीज़ें बनाई गई है, जो दी गई है हमारे देश ने, उसको लेकर के यहाँ जो है एक बिलासपुर में या पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में कह सकते हैं एक बेहतर माहौल नए कानून को लेकर दिया जा रहा है। लगभग कितने बजे आशीष इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, क्योंकि तैयारियां तो लगभग पूरी हो गई हैं? देखिए, अलग अलग स्तर पर बिलासपुर में तैयारियां हो रही है। एक सुबह जो है हो चुका है, यहाँ पुलिस की तरफ से जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें नए कानून को लेकर शहर के नागरिकों को आमंत्रित किया गया था, वरिष्ठ जनों को, और एसपी और एडिशनल एसपी के निर्देश के बाद जो है यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ सुबह। और इसके अलावा अब थानों में चूंकि जागरूक करना है लोगों को, क्योंकि आम लोगों से जुड़ा मसला है, ये मामला है, तो थानों में जो है सीएसपी स्तर पर, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ सिविल लाइन में, वहाँ पीछे जो है सीएसपी मौजूद है। आशीष, मेरे पास समय कम है तो मैं अब खोमन का रुख करना चाहूंगी। खोमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। खोमन, क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? नए कानून को लागू किया गया है, मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, बिलासपुर की हमने तस्वीरें देखी, वहां पर तैयारियां तेज हैं। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है?
देखिए राधा, राजधानी रायपुर में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं और नए कानून को लेकर जागरूकता चलाई जा रही है। हमारे साथ अमन सर हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सर, पूरे राजधानी रायपुर में अलग अलग तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग। जी, चूँकि आज जैसा कि आपने बताया 3 नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो उसके बारे में जागरूकता लाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी नया है तो पुलिस में, न्यायालय में, वकीलों में, आम जनता में, जनप्रतिनिधियों में इसके बारे में कई सवाल हैं, कई क्वेश्चंस हैं कि क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या निरंतरता है। तो उन चीज़ों के बारे में लोगों से बात करने के लिए, अगर किसी का कोई डाउट हो तो उसको डिस्कस करने के लिए, क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उनको डिस्कस करने के लिए ये पूरे शहर में, पूरे ज़िले में ये इस प्रकार के, और मेरे ख्याल से पूरे राज्य में इस प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सर, ये जो नया कानून आया है, पुलिस को किस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और किस तरीके से सरल होगा सर ये? देखिए, सरल तो कई तरीके से होगा। जैसे कि जो उदाहरण मेरे माइंड में सबसे पहले आता है वो है समन्स की तामीली को लेके। आप इलेक्ट्रॉनिकली समन्स की तामीली कर सकते हैं अब। तो आपको जैसे कि उदाहरण के तौर पे व्हाट्सएप, अगर आपने नंबर लिया है किसी का और उस पर व्हाट्सएप चालू है तो आप व्हाट्सएप पे उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे क्या है कि न्यायिक प्रक्रिया में काफ़ी तेज़ी आएगी। अब पहले ऐसा होता था कि अगर आरोपी फ़रार है तो चार्जशीट पेश होने के बाद भी ट्रायल नहीं होता था, लेकिन अब क्या है, एक्स पार्टी ट्रायल हो सकता है। तो ऐसे कई बदलाव हैं जिससे पुलिस को सरलता होगी। कुछ चैलेंजेस बस यही हैं कि चूँकि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण है और इतने व्यापक स्तर पे हुआ है तो उसको समझने में, प्रैक्टिस में लाने में, मसल मेमोरी में लाने में थोड़ा समय लगेगा। तो आपने सुना राधा किस तरीके जी सर हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस के सामने चुनौती भी है और सरलता किस तरीके से आने वाली है। राधा जी खोमन, ठीक है, तो हमारे साथ आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ सौरभ, खोमन और साथ ही आशीष दुबे हमारे साथ जुड़े थे, तो आप सभी का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। देश भर में आज 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो रहे हैं, तो जहां कबीरधाम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इसका असर भी देखने को मिला है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र रेंगाखार में पीड़िता के साथ मारपीट की घटना पुलिस को मिली थी, जहां सूचना मिलने के बाद आपको बता दें कि रेंगाखार थाना पुलिस ने नए कानून के तहत पीड़ित को तत्काल राहत देने के लिए बीएनएस की धारा के तहत पहला एफआईआर भी दर्ज किया। दरअसल पीड़ित इतवारी पंचेश्वर ने पुलिस को लिखित सूचना दी थी कि आरोपी गोलू ठाकरे ट्रैक्टर के कागजात नहीं दे रहा है, तो जहां पीड़ित के साथ मारपीट कर गाली गलौज भी किया गया और जिस पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए रात करीब 12:30 बजे आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर भी दर्ज की है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र रेंगाखार में रात में 12:05 से वहां पर सूचना आई कि एक ट्रैक्टर के मालिक के साथ कागजात को लेकर लड़ाई झगड़ा और धमकी दी जा रही है। नए कानून के तहत फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 बजे उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर किया गया। तो इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, साय मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल टल गया है, तो भाजपा के सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हुई थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। तो सीएम विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद ये बात का खुलासा हुआ और सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि समय पर सभी चीजें होंगी और अब मॉनसून सत्र के पहले कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिल रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि सभी को इंतजार था कि कब साय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ये अपडेट सामने आई है कि साय मंत्रिमंडल का विस्तार फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, तो कल 11 बजे से अगला सत्र शुरू होगा। ये बड़ी अपडेट क्योंकि आज एमपी विधानसभा सत्र का पहला दिन था। 1 जुलाई से विधानसभा मानसून सत्र की पहली कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन फिलहाल के लिए ये अपडेट है कि एमपी विधानसभा सत्र की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। तो कल 11 बजे से फिर से अगला सत्र शुरू किया जाएगा, लेकिन ये अपडेट अभी फिलहाल आई है कि एमपी विधानसभा सत्र की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। तो आज 1 जुलाई से एमपी विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत होनी थी और अगले
19 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलना है। लेकिन फिलहाल ये अपडेट है कि एमपी विधानसभा सत्र की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो कल 11 बजे से अगला सत्र शुरू होगा। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने दीपक बैज के एक्स पोस्ट पर पलटवार किया है और कहा कि कांग्रेस का चेहरा छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है, जहां शराबबंदी का वादा कर कांग्रेस सत्ता में आई थी। दरअसल दीपक बैज ने शराबबंद को लेकर एक्स पर पोस्ट किया था, तब दीपक बैज के मुंह नहीं खुलते थे। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस की हार की समीक्षा पर भी निशाना साधा और कहा कि देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की हार का ठिकरा किस पर फूटता है। जितनी समीक्षा वो करेंगे उतनी सिर फुटअव्वल होगी, पर फिर कहूंगा कि देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा चुनाव के हार का ठिकरा किस पर फूटेगा, लोकसभा चुनाव के हार का ठिकरा किस पर फूटेगा। कांग्रेस का चेहरा तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है और दीपक बैज के मुंह नहीं खुलते थे जब उनकी सरकार ने वादा करके शराबबंदी का वादा करके इतनी भारी बहुमत से सरकार में आई थी, तब तो दीपक बैज का शराबबंदी को लेकर मुंह नहीं खुला। फिलहाल दीपक बैज कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जीवन जीना पड़ रहा है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। शायद सरकार के राज में महिलाओं के प्रति अपराधों में बेहताशा वृद्धि हो गई है। 6 माह में राज्य में 300 से अधिक बलात्कार, 80 सामूहिक बलात्कार, 200 से अधिक हत्याएं, चाकूबाजी, लूट, डकैती, चैन स्नैचिंग की अनगिनत घटनाएं हो चुकी है। राजधानी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अपराधी बिना किसी वाहन के पैदल चलकर चैन खींचकर भाग रहे हैं। राजधानी में थाने में चाकू मार दिया जाता है, पुलिस असहाय हो गई। नक्सलवादी घटनाएं 6 माह में बढ़ गई और रोज समाचारों में प्रदेश भर में 3 से 4 मासूम अबोध बच्चियों के साथ तथा सामूहिक दुराचार की घटना की खबरें सामने आ रही है। राजधानी से लगे आरंग में मॉब लिंचिंग में 3 लोगों को पीट कर हत्या कर दी जाती है। सरकार अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उनको संरक्षण देने में लगी है। हत्यारों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बजाय सरकार सदोष मानव वध का मुकदमा दर्ज करवाया। तो आपने दीपक बैज को सुना। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर में अपराध के मामले बढ़ गए हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो या फिर चेन स्नैचिंग का मामला। इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने पेश किया है चालान। तो 4 पैकेट में करीब 10,000 पेज का पेश किया गया है चालान। तो आरोपी अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी के खिलाफ विशेष न्यायालय में पेश किया गया चालान। और इसी बीच 2000 करोड़ के शराब घोटाले की ईओडब्ल्यू जांच भी कर रहा है। तो अनवर और त्रिपाठी अभी पुलिस की रिमांड पर है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि 4 पैकेट में करीब 10,000 पेज का चालान पेश किया गया और आरोपी अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी के खिलाफ जो है चालान पेश किया गया है। तो 2000 आई है कि शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने चालान पेश किया गया है। किस तरह का ये चालान है, पूरी जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। रवि। राधा, ये बड़ी जानकारी भी है, बड़ी खबर भी है और बड़ा चालान भी है। 10,000 पेज का ये चालान पेश किया गया है ईओडब्ल्यू की तरफ से स्पेशल कोर्ट में। इसमें खास बात यह है कि अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी, जो इस पूरे शराब घोटाले मामले में जो सरगना इनको कहा जाता था, तो इनके खिलाफ 10,000 पेज में चालान पेश किया गया है। इन पे उन सभी बातों का जिक्र है कि कैसे छत्तीसगढ़ में शराब माफिया को उन्होंने सक्रिय किया था, कैसे एक सिंडिकेट बनाया गया था, कैसे नकली होलोग्राम के जरिए से नकली शराब बेचा जा रहा था। इन सभी चीज़ों की जानकारी बारीकी से इसमें दी गई है और इसी चालान के बाद इस पर कार्रवाई होगी। और पिछले 2 साल से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले पर कार्रवाई चल रही है और एपी त्रिपाठी और अनवर ढेबर लगातार जेल में है, पुलिस की कस्टडी में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब चालान पेश करने के बाद अब इस पर फैसला आ सकता है और फैसला में क्या आएगा
ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन राधा, ये बहुत बड़ी जानकारी है कि 10,000 पेज का चालान पेश किया गया है। जी रवि, ठीक है रवि, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर, नगर निगम MIC की बैठक शुरू हो गई है। तो महापौर एजाज डेबर की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो बैठक में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। तो तात्यापारा से शारदा चौक तक सड़क चौड़ीकरण को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो नगर निगम MIC की बड़ी बैठक शुरू हो गई है। तो महापौर एजाज डेबर की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और साथ ही आपको बता दें कि बैठक में शहर के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।